हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनटू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग पीवाईक्यू की सीरीज का लेक्चर नंबर 3 कवर करने वाले हैं। इसमें हम सेक्शन डी देखेंगे। अभी तक के 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने सेक्शन ए बी सी कवर किया था, तो आज स्टार्ट करिए 32 क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विजय इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट्स ऑफ मनी इन टू स्कीम्स ए एंड बी विच ऑफर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड 9% पर एनम रेस्पेक्टिवली। है क्या कि विजय के पास में कुछ अमाउंट है, ठीक है। वो क्या करता है, 2 स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट पर। ए एक स्कीम है और एक स्कीम आपके पास में बी है। लेट कर लेते हैं कि ए में उसने एक्स रुपीज लगाए और बी में उसने वाई रुपीज इन्वेस्ट करे, ठीक है। अब ए पर जो इंटरेस्ट उसको मिल रहा है दैट इज 8% पर एनम, और बी पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है दैट इज 9% पर एनम, ठीक है। नाउ ही रिसीव्ड रुपीज 1860 एज द टोटल एनुअल इंटरेस्ट। इन दोनों स्कीम से जो इंटरेस्ट उसको मिलता है वो कितना, 1860। तो यहाँ से मैं अलग अलग इनका इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ। ए के थ्रू जो इंटरेस्ट मिलेगा टोटल पीआरटी, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पीआरटी अपॉन में 100। तो यहाँ से आएगा टाइम तो आपका 1 ईयर ही है, यहाँ से एसआई क्या आ जाएगा इसका, दैट इज पी एक्स आर आपका 8 है अपॉन में 100। प्लस कर लो और यहाँ इसका भी आप एसआई निकाल लो, कितना हो जाएगा 9y अपॉन में 100। कितना होता है टोटल अमाउंट, दैट इज 1860। सही है, यहाँ से आप कर लो 8x और प्लस का 9y इक्वल टू, इसको आप इस तरफ भेज दो 100 हो 1860 और ये डबल जीरो, ठीक है। इक्वेशन बन गई आपकी 1। आगे क्या कह रहा है, हाउएवर हैड ही इंटरचेंज्ड द अमाउंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टू स्कीम्स। अब वो क्या करता है, अमाउंट चेंज कर देता है, एक्स रुपीज बी में लगा देगा और वाई रुपीज ए में लगा देगा। he would have received रुपीज 20 मोर एज एनुअल इंटरेस्ट। जितना यहाँ पर मिलता था उससे 20 रुपीज अब उसको इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्ट इन ईच स्कीम। पूछा है कि आप में ये बता दीजिए कि ए में कितना रुपया लगाया था उसने और बी में कितना रुपया लगाया था उसने, ठीक है। तो अभी इंटरचेंज करते हैं, आफ्टर इंटरचेंज द अमाउंट, ठीक है, आफ्टर इंटरचेंजिंग द अमाउंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो आप ए में कितना रुपया लगा देंगे, आप वाई रुपया लगा देंगे और बी में कितना लगा दोगे आप, दैट इज एक्स। तो इस पर इंटरेस्ट चेंज नहीं हुआ, सिर्फ अमाउंट चेंज हुआ। तो ए में अभी भी इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 8% लग रहा है। तो यहाँ पर जो इसका इंटरेस्ट बन जाएगा दैट इज 8y अपॉन में 100। ये इसका इंटरेस्ट आ जाएगा और इसका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, दैट इज 9x अपॉन में 100, ठीक है। अब आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, टोटल इंटरेस्ट यहाँ से आपको मिल जाएगा 8y अपॉन 100 प्लस 9x अपॉन 100। क्या कह रहा था कि 20 रुपीज इसको इंटरेस्ट ज्यादा मिलता, तो पहले कितना मिल रहा था, 1860 मिल रहा था, अभी कितना मिलेगा इसको, 1880 मिल जाएगा। ये बात क्लियर है। यहाँ से सिंपल, यहाँ से भी आप यही काम कर लो, 100 कैल्शियम ले लो, 8y और ये 9x और ये बन जाएगा 1880 डबल जीरो, ठीक है। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2 हो गई। यहाँ से अब 2 इक्वेशन है आपके पास में, 2 ही अननोन, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसमें किसी एक से मल्टीप्लाई करा लो। तो मैं इसमें 9 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कराता हूँ और इसमें 8 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, ठीक है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को आपने 9 से मल्टीप्लाई कराया है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 2 से, कब, जब आपने इसको 8 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो होगा क्या, 9 8 से 72x, यहाँ से बन जाएगा प्लस का 81y, ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, 9 6 54, 5 बचेगा, 9 8 72 और प्लस 5 तो 77, 7 बचेगा, 9 1 9 7 16 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा और यहाँ पर ट्रिपल जीरो आपका बचा रह जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 8 60, 4y आ जाएगी और प्लस का 8 9 72x हो जाएगा, और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 8 8 64, 6 बचेगा और 8 8 64 प्लस 6 70, 0 आ जाएगा, 7 बचेगा और ये 15 आ जाएगा और ट्रिपल जीरो लग जाएगा। क्लियर है इतना। यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये कर लिया सब्ट्रैक्ट हमने, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 81 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर आपका 17 बचेगा, तो ये आ जाएगा 17 ठीक है। अब यहाँ पर क्या करो, ये 1000 यहाँ पर अलग कर लो, ठीक है, और इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 1000 मैंने यहाँ से कॉमन कर लिया ना, और इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। 4 में से 4 गया 0 बचेगा, और 7 में से 0 गया 7 बचेगा, और 6 में से 5 गया 1 बचेगा, ठीक है। ये आ गया, और ये कैंसिल आउट कर लो, कितने टाइम जाएगा, 10 टाइम जाएगा, तो y आ गया क्या,
y कितना आ गया यहाँ से, दैट इज 10,000 आ गया। तो y तो आ गया, y अमाउंट आ गया आपका। इसको किसी एक इक्वेशन में रख दो, मान लो मैं इस इक्वेशन में रख देता हूँ यहाँ से, तो ये 8x है, ठीक है, और प्लस का 9y, तो ये हो जाएगा 90,000। कितना हो जाएगा, 90,000, ठीक है, इक्वल टू 18,600। इसको उठा करके इस तरफ भेज दो, तो 8x इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट करा लो, इधर जाएगा तो कितना बचेगा, 0 0 0 और ये 0 और ये 9, ठीक है। यहाँ पर बचेगा आपका 000, यहाँ 6 और 18 में से 9, तो ये 9, ठीक है। इसको डिवाइड करा लो, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, तो ये हो गया, और ये 12,000, तो ये x का अमाउंट आ गया, ठीक है। तो x वाला अमाउंट कितना आ गया, 12,000, और y वाला अमाउंट कितना आ गया, 10,000। तो आपके अमाउंट पता चल गए, यही अमाउंट अपन ने कंसीडर किए थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 33 क्या कह रहा है, द डायगोनल BD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट AE। तो फिगर बना लेते हैं यहाँ पर, एक पैरेललोग्राम है आपके दिया गया है, क्या है, ABCD एक पैरेललोग्राम, ठीक है। लेट्स से दिस इज A B C एंड D। फिर कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ BD, डायगोनल BD, ये BD ज्वाइन करा लेते हैं, और पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट AE एट द पॉइंट F वेयर E इज एनी पॉइंट ऑन द साइड BC। ये BC पर एक E पॉइंट है, यहाँ कहीं मान लेते हैं कि ये आपका E पॉइंट है, ठीक है। इसको A से ज्वाइन करा दीजिए, तो ये जहाँ इंटरसेक्ट करता है डायगोनल BD को, पॉइंट क्या है, F है, ये बोला क्वेश्चन में। प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव दैट DF क्रॉस EF इक्वल टू FB क्रॉस FA, ये आपको यहाँ पर प्रूफ करना है, ठीक है। गिवन क्या है यहाँ पर कि ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो प्रूफ देखते हैं, ठीक है, प्रूफ देख लेते हैं। तो आप दो ट्रायंगल पिक कर लीजिए, टेबल और एक, ठीक है, ट्रायंगल DAF एंड ट्रायंगल यहाँ पर आप पिक कर लीजिए BFE, ठीक है। कोई से इन दोनों में से नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, लास्ट में अपन जब सिमिलरिटी लिखेंगे या कुछ भी कॉन्ग्रुएंसी लिखते हैं तो उस वहां पर थोड़ा ध्यान रखते हैं, ठीक है, ऑर्डर कैसा आ रहा है। ये दो ट्रायंगल मैंने यहाँ पर पिक किए। अब यहाँ पर आप देखिए, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल DFA इक्वल होगा एंगल BFE के वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। एक तो ये मिल गया यहाँ से आपका, और कुछ इसमें इक्वल हो सकता है। आप यहाँ से अगर देखेंगे तो जैसे कि DAF ये वाला एंगल, और इसके इक्वल होगा ये वाला एंगल, D वाला एंगल। अगर आप देखेंगे तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना देंगे, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल ADF बराबर हो जाएगा यहाँ पर आपका एंगल FBE के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये चीज अपन लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अब हो क्या गया, दो एंगल्स बराबर आ गए, बाई डबल ए सिमिलरिटी ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे आपके, ठीक है, बाई डबल ए रूल से। तो ये दोनों ट्रायंगल आपके कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। तो ट्रायंगल DAF सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल BFE के। अब अगर सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसा होगा, इक्वल होगा। तो DA अपॉन BF इक्वल टू यहाँ से AF अपॉन F है, ये E नहीं है, F है एक्चुअली, है ना, ये F है। AF अपॉन क्या हो जाएगा, FE हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल क्या हो जाएगा, DF अपॉन में BE। अब देख लो आपको कौन सा सेगमेंट पिक करना है जिससे आपका आंसर आ जाए, DF और EF मैच कर जाए, DF और EF, तो ये वाला सेगमेंट आपका दिख रहा है ना, इस सेगमेंट को उठा लो, तो यहाँ से DF और EF मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ से AF इंटू BE हो जाएगा, AF इंटू FB, FB था यहाँ पर, AF इंटू FB, यहाँ पर क्या है DA FB, DF FB चाहिए अपने को, तो यहाँ से FE आ रहा है, FE DF के साथ EF आ गया, और AF के साथ BE आ रहा है, AF के साथ हमें चाहिए FB, AF के साथ चाहिए FE। यहाँ पर देख लेते हैं सही से लिखा है, यहाँ से D बराबर है किसके, B के, तो D बराबर है B के, और F बराबर है किसके, ये यहाँ पर थोड़ा सिमिलरिटी हम लोगों ने उल्टी लिख दी, यहाँ पर F बराबर है F के, तो ये थोड़ा सा उल्टा लिखा है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं।
ये सही है, इसको एफ ही रखते हैं, यहाँ पर ये डी एफ ए होगा। सिमिलरिटी लिखते समय में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि ऑर्डर आपका सही होना चाहिए। जैसे यहाँ से डी बराबर था किसके, बी के, वो तो ठीक था। एफ बराबर था किसके, एफ के, यहाँ उल्टा लिख गया था ना। तो डी एफ ए बराबर किसके, ट्राइंगल बी एफ ई के। अब थोड़ा सा इसको और करेक्ट कर लेते हैं अपन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एफ अपॉन में एफ बी इक्वल टू एफ ए अपॉन में एफ ई और इक्वल टू ए डी अपॉन में बी ई। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। अभी पिक कर लो कौन सा चाहिए, डीएफ और ईएफ का मल्टीप्लीकेशन, डीएफ और ईएफ का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, वो यहाँ से मिल रहा है, और एफ और एफ भी यहाँ से मिल जाएगा। तो ये वाला सेगमेंट पिक कर लो। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो डीएफ मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, एफ ई से, इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, एफ बी से। ठीक है, तो ये आ गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, सिमिलरिटी लिखते समय बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है, उसी का सेकेंड पार्ट बी पार्ट है। कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी इफ एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। एक ट्राइंगल एबीसी है, प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पर, ए ये हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी। कह रहा है एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, एडी परपेंडिकुलर है किस पर, बीसी पर, ये पॉइंट डी है आपका। ठीक है, और गिवन क्या है यहाँ पर आपको, गिवन है कि एडी का स्क्वायर इक्वल है बी डी क्रॉस डी सी। प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूव दैट एंगल बी ए सी आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। जो गिवन है वहीं से पिक करते हैं कि ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी क्रॉस डी सी गिवन है, तो इसको सेपरेट कर लो। ए डी क्रॉस ए डी लिख सकते हैं क्या इसको, इक्वल टू ये लिख सकते हैं अपन बी डी क्रॉस डी सी, लिखा ही हुआ, लिख कह सकते हैं ना, बी डी क्रॉस डी सी हो गया डी सी। ठीक है, अभी क्या करो कि ए डी के नीचे आप किसी को भी नीचे ले से। ठीक है, ए डी अपॉन मान लो मैं यहाँ से बी डी ले आया। ठीक है, और इक्वल हो जाएगा यहाँ से डी सी अपॉन में ए डी हो गया। क्लियर रहता है, यहाँ से ये आ गया यहाँ से। ठीक, आप किसी को भी नीचे ला सकते थे। अभी है क्या कि ए डी और डी सी, ए डी और डी सी, ए डी और डी सी, तो एक ट्राइंगल ये बन रहा है आपका, और आपका बी डी और ए डी और बी डी, एक ट्राइंगल आपका ये बन रहा है। तो यही दो ट्राइंगल में ले लेता हूँ, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल, एक ले लिया मैंने ए डी बी और एक ले लेता हूँ मैं ट्राइंगल सी डी, चलेगा, सॉरी सी डी ए, सी डी ए, ये दो ट्राइंगल मैंने यहाँ से ले ली। ठीक है, अभी है क्या कि ये तो गिवन ही है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से डायरेक्ट पिक करते हैं इसको, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू डी सी अपॉन में ए डी। अब इसको समझिएगा, ये है क्या कि ए डी, ठीक है, ए डी को करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर ली गई है बी डी, ए डी के करस्पॉन्ड में लिया गया है बी डी। ठीक है, और डीसी के करस्पॉन्ड में क्या लिया गया है, डीसी के करस्पॉन्ड में लिया गया है ए डी। समझ रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से आपको ये देखना है कि ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड ले ली गई हैं, एक तो एडी के करस्पॉन्ड लिया गया है डीसी को, और इस तरफ एडी के करस्पॉन्ड लिया गया है बीडी को। ठीक है, और एक चीज कि इनके जो बीच का एंगल है ये वाला, ये दोनों 90, तो क्या ये भी इक्वल होंगे, सिंस एंगल ए डी बी, ए डी बी इक्वल होना चाहिए एंगल ए डी सी के, ए डी सी के, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है। तो अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है और उनके बीच का एंगल क्या है, इक्वल है, तो फिर ये क्या इंप्लाइज करता है, बाई एस ए एस सिमिलरिटी, बाई एस ए एस दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। मींस ट्राइंगल ए डी बी ये सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल सी डी ए के। ठीक है, बाई एस एस रूल से अपन सिंपली ये क्या दिखा सकते हैं, सिमिलर दिखा सकते हैं। इसने काम आसान कर दिया था क्योंकि ये डायरेक्ट गिवन था, तो यहाँ से अपन ने काम कर लिया। ठीक है, अब अगर दोनों सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ से क्या हमारा इंप्लाई होगा कि दिस इंप्लाइज एंगल सी ए डी, अगर इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो ए बी डी में एंगल बी ए डी लिख सकता हूँ, एंगल बी ए डी इक्वल हो जाना चाहिए मेरा एंगल ए सी डी के। सही है, एंगल ए सी डी के ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सीपीएसटी, सिमिलर ट्राइंगल सीपीएसटी कर सकते हैं, सीपीसीटी वहां होता है, सीपीएसटी यहाँ बोल देते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ऐसे ही ये अच्छा डी डी के बराबर है, यहाँ से बी
एंगल ए बी डी ये बराबर हो जाना चाहिए किसके, ये वाला बी इस वाले ए के बराबर हो जाएगा, दैट इज एंगल सी ए डी। क्लियर, ये दो चीज अपन यहाँ से निकाल। अभी है क्या कि ये जो ट्राइंगल एबीसी है, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में तीनों एंगल का सम कितना होगा, यहाँ पर ये सारे एंगल का सम 180 होगा, ये अपने को पता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, इसमें तो कोई नई बात नहीं, अपन जानते हैं। अभी है क्या कि हमें क्या प्रूव करना है, बीएसी को 90 दिखाना है, बीएसी को 90 दिखाना है, बीएसी, तो इसको ए ही रखते हैं, ठीक है, इसको अपन ए ही रखते हैं। यहाँ पर अपना थोड़ा काम कर लेते हैं, एंगल बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब यहाँ पर आ जाओ, एंगल बी को अपन क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी डी को अपन लिख सकते हैं सी ए डी, ठीक है। तो मैं सिर्फ एंगल ए को होल्ड कर रहा हूँ और बी की जगह में लिख रहा हूँ एंगल सी ए डी, प्लस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर आ जाओ, सी की जगह में लिख सकता हूँ बी ए डी, एंगल बी ए इक्वल टू 180 डिग्री। अभी इन दोनों को आप ऐड करो, सी ए डी और यहाँ से बन रहा है बी ए डी, बी ए डी, ये क्या बन रहा है, बी ए सी तो बन रहा है, एंगल ए, और उस बी ए सी को ना आप एंगल ए ही लिख लो, दैट इज 180। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, एंगल ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री, और एंगल ए का यहाँ पर क्या मतलब है, बी ए सी ही तो है, इक्वल टू 90 डिग्री। तो यही प्रूफ करना था, हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या है, 34 क्या है, A part, the perimeter of right angle triangle is 60 centimeter and its hypotenuse is 25 centimeter। एक right angle triangle क्या है, एक right angle triangle है जिसका perimeter आपको गिवन है A, B, C। perimeter यहाँ पर आपको गिवन है, मैं मान लेता हूँ कि ये आपका x है, ये y है और ये z है। perimeter मतलब x प्लस y प्लस z, तीनों साइड की लेंथ का सम कितना दे रखा, दैट इज 60 सेंटीमीटर perimeter है ना। और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज यानी जेड की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पर करते क्या है, पहले तो एक काम यहाँ से कर लो आप, x प्लस वाई, इस जेड की वैल्यू रखो 25 इक्वल टू 60, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा यहाँ से, दैट इज 35। क्लियर है, ये आ गया यहाँ से, ठीक है ना। इसमें रिलेशन होता है, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो अपने पास में रिलेशन है, वो क्या रिलेशन है कि जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, जेड की वैल्यू 25, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 625 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहना, तो यहाँ से वाई की जगह ना आप पुट कर लो, वाई की जगह 35 माइनस एक्स चलेगा, 35 माइनस एक्स स्क्वायर कर लो, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 35 का स्क्वायर 5 5 25 और 3 4 12, ये हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 70x, ये आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 2x स्क्वायर, और इसको इस तरफ ले आओ तो यहाँ से कितना बचेगा आपका 600 बचेगा, और यहाँ तो आपका माइनस 70x है, 70x, और ये बचेगा आपका इसका 600 इक्वल टू 0, 2 कॉमन लेकर के उस तरफ भेज दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 35x और ये प्लस का 300 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 15x और माइनस का 20x प्लस का 300 इक्वल टू 0। x कॉमन करेंगे तो x माइनस 15 और माइनस 20 कॉमन करेंगे तो x माइनस 15 इक्वल टू 0। दो वैल्यू यहाँ से आती दिख रही है, एक तो x इक्वल टू 20 और एक x इक्वल टू 15, ठीक है। यही दो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, एक x की वैल्यू 20 आ गई। अब आप किसी में भी रख लो, मान लो इसमें रख लेते हैं, x 20 रखोगे इसमें तो y कितना आ जाएगा, x अगर आपने 20 रखा तो y आपका 15 आ जाएगा, अगर आपने x 15 रखा तो y 20 हो जाएगा, ठीक है। तो वही ये इंटरचेंज हो जाएंगे बेस परपेंडिकुलर, रिजल्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो तीनों साइड आपको यही दो साइड पता करनी थी, तो 15 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, पार्ट बी क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the speed of the train। ठीक है, एक ट्रेन है जो डिस्टेंस कवर करती है कितनी, 480 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी 480 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड इसकी लेट कर लेते हैं कि इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये अपन मान लेते हैं। तो इस पे कितना टाइम लगा होगा, t1 मान लेते हैं, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देते हैं तो आपको टाइम मिल जाएगा, तो हो जाएगा आपका x। फिर कह रहा है अगर 8 किलोमीटर आवर स्पीड जो है उसकी लेस कर दी जाए, कम कर दी जाए, तो नई स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ पर एस डेस, वो हो जाएगी आपकी x माइनस, डिस्टेंस अभी भी सेम है दैट इज 480,
टाइम बस उसका बदल जाता है। टाइम कितना हो जाएगा, कह रहा है इसको अब ना 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, तो पहले हम T2 निकाल लेते हैं यहाँ से, कितना आएगा, दैट इज 480 अपॉन में x माइनस 8। तो T2 और T1 का जो डिफरेंस होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, T2 ज्यादा है, T2 में 3 घंटे ज्यादा है, तो T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा, 3 आवर्स। तो यहाँ से सिंपल क्या हो जाएगा, 480 अपॉन में x माइनस 8, माइनस करोगे 480 अपॉन में x इक्वल टू 3। यहाँ से 480 कॉमन कर लो, कॉमन कर लिया, यहाँ एलसीएम ले लो, सो दैट इज x माइनस एक्स प्लस 8 हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, ये बच जाएगा इक्वल में 3। इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो, दैट इज 16 0, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और इक्वल में 16 8 जब 128 और ये 0, इसको ले आओ इस तरफ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और ये आपको हो जाएगा माइनस का 1280 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर चाहिए 1280, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, माइनस का 40x ले लीजिए और प्लस का 32 कर दीजिए, ठीक है, माइनस का 1280 इक्वल टू 0। आप इसको फैक्टराइज करके कर सकते हैं, तो आपको ये फैक्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ से x कॉमन कर लीजिए, x कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 40 आएगा, और यहाँ से प्लस का 32 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो x प्लस 32 और x यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस 40 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x एक नेगेटिव आएगा, रिजेक्टेड है, स्पीड है ना, नेगेटिव नहीं होगी, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 40, तो 40 किलोमीटर पर आवर आपका यहाँ पर क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है, क्वेश्चन 35 कह रहा है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f इन द फॉलोइंग टेबल इफ द मीन ऑफ द गिवन डेटा इज 18, हेंस फाइंड द मोड। ये एक डेटा गिवन है, यहाँ पर आपको मीन गिवन है और मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आपको बतानी है, फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, और मोड भी यहाँ पर आपको बताना है कि क्या, ठीक है। तो मीन के लिए अपन काम कर लेते हैं, पहले मीन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, मीन का फॉर्मूला समेशन fi xi डिवाइडेड बाई समेशन fi। तो fi xi की अपने को नीड है, तो पहले xi निकाल लेते हैं, यहाँ से अगर आप xi की टेबल बना लो, कॉलम बना लो, xi कितना मिल जाएगा 11, इन दोनों को आप ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ से आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, ऐसे ही 14 आ जाएगा, ऐसे 16 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 18 20 22, यहाँ पर 24 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक कॉलम और बना लो fi xi की, fi और xi के प्रोडक्ट की, तो वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये 84 हो गई आपकी, ठीक है, 6 ये भी 84 हो गई, 9 इंटू 6 ये कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, फिर 13 और 18 यहाँ पर है ना 13, यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 8 104, 10 बचेगा और 1, तो ये हो जाएगा 23, करेक्ट 23, तो ये 234 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से 20f हो जाएगा 20f, और यहाँ से हो जाएगा 5 110, और ये हो जाएगा 4 24 96। अभी क्या क्या करना होता है, यहाँ पर आप इनको ऐड करते हैं, समेशन fi xi, ये जो भी प्रोडक्ट है आप इसको ऐड करते हैं, तो आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा टोटल, देख लेते हैं। तो ये 448 12 4 448 412 416, और यहाँ से आ जाएगा आपका 16 6 22, यहाँ से बचेगा 2, सो दैट इज 10 8 18 4 22 25 26, और यहाँ पर 26 प्लस 9 35, तो यहाँ से बचेगा 3, फिर क्या आएगा 4 2 6 1 7, ये आ गया आपका 752, ठीक है। प्लस करते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा 20f आ जाएगा, प्लस का 20f, ये वाला पार्ट ऐड नहीं हुआ था, ये हुआ, और तो ये तो आ गया आपका समेशन समेशन fi x। इसी को अगर आप डिवाइड करते हो समेशन fi, समेशन fi कितना आप ऐड कर लो यहाँ से समेशन fi, तो 7 + 6 13, ये आ गया 22, ये 35 और 35 40 और ये 44, यहाँ से आ जाएगा 44 और प्लस का f, कितना गिवन है मीन, यहाँ पर मीन गिवन है आपको 18 क्वेश्चन में, तो ये हो गया आपका 752 प्लस का 20f, और आप मल्टीप्लाई करा लो, तो 18 4 72, 7 बचेगा, और 18 4 72 प्लस 7 7 9, ठीक है, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 18f, तो 20 माइनस 18 करोगे जो बचेगा 2f, और वो उधर जाएगा, यहाँ से बचेगा आपका 40, f कितना आ जाएगा 20, ठीक है। अभी क्या निकालना है मोड, तो मोड निकालने के लिए अपने को चाहिए मॉडल क्लास, तो इस f की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी, इसी की है, तो मॉडल क्लास भी यही हो जाएगा अपना, ठीक है। तो मॉडल क्लास में 90 से लेकर के 20, इसका L कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, तो मोड का फॉर्मूला लगा लो यहाँ पर, मोड क्या हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में
2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच, आपने जिस फॉर्म में याद कर रखा हो, ठीक है, मोड। अब ये f1 क्या होता है, उस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, तो यहाँ पर वैल्यू में रख रहा हूँ। एल कितना है, दैट इज 19 प्लस f1 उस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी दैट इज 20 माइनस f0 उससे जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी दैट इज 13, ये हो गया आपका 13 अपॉन में 2f1, तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, माइनस f0, f0 क्या होता है आपका उसके जस्ट पहले वाली, सो दैट इज 13, और f2 क्या होता है उस मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी, तो मॉडल क्लास तो आपकी ये थी, उसके जस्ट बाद वाली 5 हो गई, ये हो गया 5 इंटू करा लो एच, एच कितना है यहाँ पर, एच हो जाएगा आपका यहाँ पर 2, ठीक है, सो दैट इज 19 प्लस का ये हो गया 7 अपॉन में 22 इंटू 2 और ये 11, ये हो गया आपका 19 प्लस आप इसको डिवाइड कर लो तो 0.6 और बचेगा 4, लगभग इतना आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 19.63, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये आपका मोड होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगला सेक्शन कवर करेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।